नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी बड़ी कामयाबी के पीछे जो लोग होते हैं उनके बारे में हम कितना सोचते हैं भला? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सच कहूं तो बहुत कम। है ना? मतलब वो बैंड का गिटारिस्ट जो कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता। लेकिन जिसके बिना गाना अधूरा है। बिल्कुल। या किसी बड़ी कंपनी का वो को फाउंडर जिसका नाम शायद ही किसी को याद हो, पर उसके कोड के बिना कंपनी चलती नहीं। सही बात है। हमारी आदत है हीरो को देखने की, जो सबसे आगे खड़ा है। लेकिन हर हीरो के पीछे एक पूरी सपोर्ट सिस्टम होती है। वो लोग जो पर्दे के पीछे रहकर कहानी को मुमकिन बनाते हैं। नींव के पत्थर जो दिखते नहीं, पर पूरी इमारत उन्हीं पर टिकी होती है। तो आज हम लोग इसी गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा गाइड बनेगा एक बहुत ही कमाल का दस्तावेज। कवि मंगलेश डबराल की कविता संगतकार। हाँ, हमें जो स्रोत मिले हैं वो डबराल जी की जिंदगी और इस कविता की आत्मा पर काफी रोशनी डालते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कविता का विश्लेषण करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुमनाम सहयोगी होते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है, और क्यों कवि उनके इस किरदार को कोई कमजोरी या मतलब नाकामी नहीं मानते, बल्कि उसे इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी कहते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है मंगलेश डबराल को समझना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी कला उसके कलाकार से अलग नहीं होती। उनका जन्म हुआ था 1948 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काफिल पानी में, और 2020 में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे जो बात सबसे हैरान करती है वो उनका प्रोफेशन है। वो एक पत्रकार थे। हाँ, ये बहुत अहम जानकारी है। जनसत्ता जैसे बड़े अखबार में साहित्य संपादक रहे। और उन्होंने दिल्ली, भोपाल, इलाहाबाद जैसी जगहों पर पत्रकारिता की। मतलब वो उस दुनिया का हिस्सा थे जहां खबरें बनती हैं, जहां नाम और शोहरत की दौड़ लगी रहती है। यही तो मेरा सवाल है। एक पत्रकार जो रोज सत्ता, राजनीति और कामयाबी की कहानियों से घिरा रहता है, वो एक ऐसे इंसान पर कविता क्यों लिखता है जो जानबूझकर पीछे रहता है? आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? शायद इसी वजह से, शायद इसीलिए वो संगतकार की कहानी कहना चाहते थे। उनके दस्तावेज बताते हैं कि उनकी कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म का विरोध है। अच्छा। पत्रकार रहते हुए उन्होंने समाज के उस चेहरे को बहुत करीब से देखा होगा जहां हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है। जहां अपनी चमक के लिए दूसरों को ढक देना आम बात है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह का रिएक्शन था। उन्होंने उस शोर शराबे वाली दुनिया के सामने एक शांत, खूबसूरत सपना रखा। हाँ, मुझे उनकी भाषा के बारे में एक लाइन मिली थी, पारदर्शी और सौंदर्य बोध बहुत सूक्ष्म। मतलब वो चीख चिल्लाकर क्रांति नहीं करते, बल्कि बहुत खामोशी से अपनी कला की ताकत से एक बड़ी बात कह जाते हैं। यही उनकी खासियत थी। उनके कविता संग्रह देखिए, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। नामों में ही एक ठहराव है, एक सुकून का एहसास होता है। और इसी सूक्ष्मता की वजह से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान मिले और उनकी कविताएं दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हुई। उनकी आवाज शांत थी पर दूर तक गई। और इस खूबसूरती का सबसे बड़ा उदाहरण शायद उनकी कविता संगतकार में मिलता है। तो चलिए उसी में गोता लगाते हैं। ये संगतकार आखिर है कौन? कविता एक लाइव कॉन्सर्ट जैसे सीन से शुरू होती है। स्टेज पर एक मुख्य गायक है जिसकी आवाज चट्टान जैसी भारी है, एकदम पावरफुल, दमदार। और फिर उस भारी आवाज के साथ एक और आवाज आती है, सुंदर है लेकिन थोड़ी कांपती हुई, थोड़ी कमजोर सी। और कवि सोचने लगते हैं, ये कौन हो सकता है? शायद मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका कोई चेला, या शायद कोई दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आता है। हाँ, ये पैदल चलकर सीखने आने वाला ये बहुत कुछ कहता है ना? ये सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये उस इंसान का समर्पण, उसका संघर्ष और संगीत के लिए उसकी लगन दिखाता है। वो स्टारडम के लिए नहीं आ रहा, वो सीखने के लिए आ रहा है। और फिर कवि उसकी भूमिका को और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही संगतकार मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। उसका काम सिर्फ साथ गाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका काम संभालना भी है।
वो एक तरह का सेफ्टी नेट है। जब मेन परफॉर्मर लड़खड़ाने लगता है तो ये उसे गिरने से बचाता है। सही। यहाँ से कविता और दिलचस्प हो जाती है। उन खास पलों का जिक्र आता है जब इस सेफ्टी नेट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहला पल है जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है। इसे थोड़ा समझते हैं। किसी भी गाने में एक स्थायी या टेक होती है जो बार बार आती है, और बाकी हिस्सा अंतरा कहलाता है। हाँ, और अंतरे में ही सिंगर अपनी कला का सबसे मुश्किल प्रदर्शन करता है, जिसे कविता में जटिल तानों का जंगल कहा गया है। एक ऐसा जंगल जहां रास्ता भटकने का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। और जब गायक अपनी ही कलाबाजी में उलझकर अपने ही सरगम को लांघकर भटक जाता है, तब संगतकार ही स्थायी को, यानी गाने की होम बेस वाली लाइन को पकड़े रहता है। और इसके लिए कविता में जो लाइन है वो कमाल की है। कौन सी? जैसे समेटता हूँ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। वाह, क्या खूबसूरत मेटाफर है ना? ये ऐसा है जैसे कोई दोस्त आपके पीछे पीछे चलकर आपकी गिरी हुई चीजें उठा रहा हो ताकि आपकी यात्रा में कोई रुकावट ना आए। इस पे सिर्फ मदद नहीं, एक गहरा अपनापन और जिम्मेदारी का एहसास है। ये बताता है कि संगतकार सिर्फ एक सह कलाकार नहीं, बल्कि उस पूरी परफॉर्मेंस का केयरटेकर भी है। और वो सिर्फ सुरों को ही नहीं संभालता। कविता कहती है कि उसका स्वर मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाता है, जब वो नौसिखिया था। ये तो एक तरह की साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग हो गई। वही तो। ये उसे उसकी जड़ों से जोड़ने जैसा है। उसे याद दिलाना कि तुम हमेशा से इतने बड़े स्टार नहीं थे। एक वक्त था जब तुम भी ऐसी डरते थे, अटकते थे। ये उसे अहंकार में भटकने से रोकता है। संगतकार एक एंकर की तरह है जो जहाज को तूफान में भटकने से बचाता है और किनारे पर टिकाए रखता है। अब उस पल पर आते हैं जहां परफॉर्मेंस का सबसे नाजुक और मुश्किल मोड़ आता है। कविता में जिक्र है जब गायक तार सप्तक में गाने की कोशिश करता है। तार सप्तक को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। संगीत में सुरों के 3 लेवल होते हैं। मंद्र यानी नीचे के सुर, मध्य जो बीच के नॉर्मल सुर हुए, और तार यानी सबसे ऊंचे सुर। तार सप्तक में गाना पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने जैसा है। यहाँ आवाज और सांस पर जबरदस्त कंट्रोल चाहिए होता है। अच्छे गायकों का दम यहाँ फूल जाता है और कविता इसी टूटन को दिखाती है। इस ऊंचाई पर पहुंचकर गायक का गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ देती है, जोश खत्म हो जाता है। और एक लाइन है जो कलेजे में उतर जाती है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा, सारा जुनून जलकर खाक हो गया हो। ये परफॉर्मेंस की मौत का क्षण है, जब कलाकार को लगता है कि अब सब खत्म। और ठीक इसी पल में जब मुख्य गायक टूटने की कगार पर होता है, कहीं से एक धीमी स्थिर आवाज आती है, संगतकार का स्वर, जो उसे ढांढस बंधाता है, यानी तसल्ली देता है। वो सिर्फ सुर नहीं मिलाता, वो उसे हौसला देता है। वो उसे इशारे में कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। और ये भी कि जो राग गाया जा चुका है अगर बिगड़ भी गया तो क्या हुआ, उसे फिर से गाया जा सकता है। ये एक तरह का म्यूजिकल और इमोशनल फर्स्ट एड है। ये कहना कि कोई बात नहीं, एक और कोशिश करते हैं। ये सहयोग का शिखर है ना? बिल्कुल। जब आपका लीडर लड़खड़ा रहा हो तब आप सहारा बनकर खड़े हो जाएं, बिना ये सोचे कि स्पॉटलाइट आपको मिलेगी या नहीं। ये उस टीम मेंबर जैसा है जो डेडलाइन पर प्रोजेक्ट फेल होते देख कहता है, चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। सही। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात रोक रही है। अब हम कविता के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। अच्छा। कवि कहते हैं कि संगतकार की आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, एक झिझक। हाँ, और ये हिचक कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर है। वो आगे लिखते हैं, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है। इसका मतलब साफ है, संगतकार अपनी आवाज को मुख्य गायक से नीचे रख रहा है, ऑन पर्पस। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्यों? क्या उसमें टैलेंट की कमी है? क्या वो डरता है? या फिर क्या ये आत्मविश्वास की कमी है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। हो सकता है संगतकार को यकीन ही ना हो कि वो मुख्य गायक से बेहतर गा सकता है, इसलिए वो पीछे रहता है। और इसी सवाल के जवाब में मंगलेश डबराल अपनी सबसे बड़ी, सबसे गहरी बात कहते हैं। वो क्या है? वो लिखते हैं, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। वाह, मतलब ये उसकी नाकामी नहीं, ये उसका चुनाव है, उसका मानवीय गुण है। वो शायद मुख्य गायक से बेहतर गा सकता था, या कम से कम अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन तो कर ही सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी ईगो को पीछे रखा
और यही बात इस कविता को आज के दौर में इतना जरूरी बना देती है। बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्फ प्रमोशन और नंबर 1 बनने की होड़ में लगा है। सोशल मीडिया पर तो हर कोई अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीट रहा है। सही बात है, लेकिन ये कविता हमें याद दिलाती है कि किसी बड़े मिशन को, किसी बड़ी कला को सफल बनाने के लिए जो लोग अपनी ईगो को पीछे रखते हैं, वो हारे भी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा मानवीय लोग हैं। बिल्कुल। ये तो सिर्फ संगीत की बात नहीं रही, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। हर जगह। किसी स्टार्टअप में वो को-फाउंडर जो चुपचाप प्रोडक्ट बनाता है, जबकि दूसरा को-फाउंडर सारे इंटरव्यूज देता है। या किसी फिल्म का वो कैरेक्टर एक्टर जो हीरो को चमकने का मौका देता है। या घर में वो पार्टनर जो अपने सपने रोककर दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये सब संगतकार ही तो हैं। हाँ, बिल्कुल। इन लोगों का सामने ना आना इनकी कमजोरी नहीं है, ये एक सचेत, एक मैच्योर फैसला है। वो जानते हैं कि अगर वो भी अपनी आवाज ऊंची कर देंगे तो मुख्य आवाज दब जाएगी और पूरा संगीत ही बिखर जाएगा। वो बड़ी तस्वीर देखते हैं। वो गाने को बचाते हैं, गाने वाले को नहीं। क्या बात है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने कवि मंगलेश डबराल की सूक्ष्म दृष्टि को समझा और उनकी कविता संगतकार के जरिए उन अनगिनत गुमनाम सहयोगियों के महत्व को पहचाना जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना शायद कोई भी हीरो बन ही नहीं सकता। और जो सबसे मुख्य बात निकल कर आई वो ये है कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए, किसी की मदद करने के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को जानबूझकर सीमित रखना कोई विफलता या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इंसान होने का, मनुष्यता का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक ताकतवर चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। जो स्रोत सामग्री हमें मिली है उसमें एक सवाल था कि प्रतिभाशाली होते हुए भी संगतकार जैसे लोग टॉप पर क्यों नहीं पहुंच पाते। ये एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन शायद सवाल ही गलत है। अच्छा, हम इसे एक नए नजरिए से देखने का सुझाव देंगे। क्या टॉप पर पहुंचना ही सफलता का एकमात्र पैमाना है, या फिर किसी दूसरे की कामयाबी में निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी प्रतिभा के साथ सहयोग करना अपने आप में एक बड़ी और शायद ज्यादा गहरी, ज्यादा सुकून देने वाली उपलब्धि हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।